हाय एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो उससे प्रीवियस लेक्चर में थ्योरी की थी और उस थ्योरी से रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम्स कर लिए थे। अब हम चलते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारा होता है किरचॉफ लॉज। ठीक है। सो ये हमारे पास ध्यान रखना, दो तरह के लॉ जो है वो किरचॉफ ने दिए थे। एक हमारे पास होता है जंक्शन लॉ, जिसे हम करंट लॉ भी बोलते हैं। तो ठीक है, तीन नाम आएंगे इसके। फर्स्ट लॉ, ठीक है, यू कैन कॉल इट जंक्शन लॉ, यू कैन कॉल इट करंट लॉ। सो फर्स्ट लो या फिर जंक्शन लो या फिर करंट लो का मतलब क्या है? सो किरचॉफ ने कहा था कि अगर किसी सर्किट में आपके पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो कि एक पॉइंट पे आके मिल रही है, राइट, या फिर आप यूं कह सकते हो कि सपोज आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है, ओके, और यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है, इस तरह से चौथा रेजिस्टेंस है, और ये देखो सारे के सारे वायर आके एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, ओ पॉइंट पे। सो ओ इज बेसिकली कॉल्ड जंक्शन। जंक्शन वही होता है जहां एक से ज्यादा ब्रांचेस आके मिलती है। सपोज इसमें आपके पास करंट आ रही है I1, यहाँ से निकल रही है I2, यहाँ से निकल रही है I3, यहाँ से एंटर कर रही है I4, यहाँ से एंटर कर रही है I5। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, किसी जंक्शन पे आने वाली और जाने वाली जितनी भी करंट्स होती है, उनका जो टोटल एल्जेब्रिक सम होता है। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है कि आप डिफाइन कर दो, आप आने वाली को पॉजिटिव लेना चाहते हो या जाने वाली को लेना चाहते हो। तो नॉर्मली हम आने वाली करंट किसी जंक्शन की तरफ जो एंटर करती है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और जंक्शन से जाने वाली करंट जो होती है उसको नेगेटिव लेते हैं। तो एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है विद देयर साइन, उनके साइन के साथ में, और आपका टोटल करंट जो है वो जीरो होगा। ठीक है, समेशन जो आपको जीरो होगा। सो I1 एज यू कैन सी जंक्शन की तरफ आ रही है, सो I1 विल बी टेकिंग पॉजिटिव, I2 लीव कर रही है, I3 भी लीव कर रही है, I4 एंटर कर रही है, I5 भी एंटर कर रही है, और ये टोटल आपके पास जीरो हो जाएगा। सो वी कैन कॉल समेशन I इज इक्वल्स टू जीरो। I इज इक्वल्स टू 1 to n हो जाएगा, इस केस में I इज इक्वल्स टू 1 to 5 हो जाएगा। तो दिस एल्जेब्रिक सम इज जीरो, और ये आपका होता है जंक्शन लो। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से तो ये, या फिर आप ये कह सकते हो कि आने वाली करंट विल बी इक्वल टू जाने वाली करंट। तो आने वाली कौन कौन सी है? I1 एंड I4 एंड I5। आने वाली करंट विल बी इक्वल टू जाने वाली। आप देखें दोनों जो है सेम ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों आइडेंटिकल एक्सप्रेशंस है। सो ये आपके पास फर्स्ट लो होता है। दूसरे को हम बोलते हैं सेकंड लो, या फिर इसे लूप लो भी बोलते हैं, या फिर इसे पोटेंशियल लो भी बोलते हैं। वो करंट लो था तो ये पोटेंशियल हो जाएगा, करेक्ट। वो जंक्शन लो था तो ये लूप हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया था? इसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी क्लोज सर्किट आपने लिया है तो उस क्लोज सर्किट में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस आएंगे, जितने भी बैटरीज के ईएमएफ होंगे, उन सब का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो आपके पास कितना होगा? जीरो होगा। लेकिन इसमें डायरेक्शन में कई बार प्रॉब्लम आती है। सो आपको आपके स्कूल में क्या नोटेशन सिखाया गया है, आप उसके अकॉर्डिंग अगर कंफर्टेबल है तो आप उसी को फॉलो कीजिए। मेरा तरीका इस तरह से है, जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये एक बैटरी है, फिर एक रेजिस्टेंस है मान लीजिए, और फिर ये दूसरी बैटरी है, फिर ये दूसरा रेजिस्टेंस है, फिर मान लीजिए तीसरी बैटरी है, फिर यहीं पर फोर्थ बैटरी है, फिर यहाँ पर एक बैटरी और आ जाती है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और आ जाता है, और ये देखिए, सपोज दिस इज E1, R1, E2, R2, E3, E4, E5 एंड R1 R2 है। E1 E2 E3 E4 E5 हो जाएगा R1 R2 एंड R3। सपोज आपके पास ये एक सर्किट दिया है और कहा गया है कि इसमें लूप लो अप्लाई करो। इसमें लूप लो के लिए हमेशा आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है, और वो शुरुआत आप कहाँ से करते हैं ये मैटर नहीं करता, कहीं से भी जहां से आपकी इच्छा हो। सो सपोज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ए। इस पॉइंट ए से आपको पूरा घूम के कहाँ पे आना है? वापस ए तक ही आना है। अब एक चीज और मैं बता दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि करंट इसमें कैसे फ्लो हो रही है। अगर वो आपने कोई डायरेक्शन ली है और करंट उस डायरेक्शन में नहीं जा रही है तो यू विल गेट नेगेटिव आंसर, आपके नेगेटिव आ जाएगा। तो आप पहले, सबसे पहले एक डायरेक्शन डिसाइड करो, और वो डायरेक्शन आपकी डिसाइड की हुई होगी। ठीक है, तो आप इस पूरे लूप में करंट या तो क्लॉकवाइज फ्लो हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो सकती है, डिपेंड्स कि E1 E2 E3 E4 E5 की वैल्यूज क्या क्या है। तो मैं मेरे साइन कन्वेंशन के हिसाब से मान लेती हूँ कि मैं इस डायरेक्शन में करंट की वैल्यू लूंगी। तो जो आपके डायरेक्शन में आपने करंट ली है सबसे पहले, वो वही रास्ता है जिधर आप चलोगे। ठीक है, इसी रास्ते पे आपको चलना है। अब इस रास्ते पे चलने का मतलब क्या है? देखिए,
तो आपके पास साइन कन्वेंशन कैसे लेना है, ठीक है, मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ। अगर आपने इसका अलग तरह से सीखा है स्कूल में तो आप वैसे समझ में आ रहा है आपको तो आप वैसे ले लीजिए। मेरा तरीका नॉर्मली ये होता है कि बिकॉज ये लंबी वाली लाइन होती है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि करंट किधर जा रही है, बैटरी के जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं वो वही रहेंगे। तो ये मेरा पॉजिटिव साइन है और ये मेरा नेगेटिव। रेजिस्टेंस का भी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये छोटा है इसलिए नेगेटिव, बड़ा है तो पॉजिटिव, ये बड़ा है तो पॉजिटिव, ये छोटा है तो नेगेटिव, ये बड़ा है तो पॉजिटिव, ये छोटा है तो नेगेटिव। तो मैंने पोलैरिटी डिसाइड कर ली मेरी बैटरीज की। तो अब मुझे रेजिस्टेंस की करनी है। मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताई थी कि अगर किसी रेजिस्टेंस में से, शायद नहीं बताई है मैंने आपको ये चीज, आई डोंट रिमेम्बर, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अभी तक हमने नहीं निकाला है, ओके मैंने नहीं बताई है। सो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस है और सपोज इसमें करंट जा रही है आई, सो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। हमेशा ध्यान रखना, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से, और हमने देखा भी था, ये चीज मैंने आपको बताई है, हाँ मुझे याद आया, मैंने आपसे एक जगह बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लेते हैं वो किधर लिखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है ना। अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है तो आपके पास यहाँ पर कोई पॉइंट है V1 और यहाँ पर कोई पॉइंट है V2, तो V1 विल बी ग्रेटर देन V2 होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। सेम कंसेप्ट, करंट की डायरेक्शन हमेशा वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन में जाने से भी पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। यानी कि इस रेजिस्टेंस में आपके पहला टर्मिनल आप पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वो हायर पोटेंशियल पे होगा, और जैसे ही करंट इसको क्रॉस करेगी पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा और लोअर टर्मिनल को आप नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा अगर आप करंट की डायरेक्शन उलट देते हैं। तो सेम सिचुएशन में अगर करंट इधर से आ रही होती तो हम ये पॉजिटिव लेते और ये नेगेटिव लेते। तो आप अपने गांठ बांध के रख लो ये बात कि आप करंट की डायरेक्शन अगर डिसाइड कर देते हो, इस आप गलत नहीं करोगे, ध्यान रखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू विल गेट द सेम रिजल्ट फ्रॉम दिस, यू विल गेट द सेम रिजल्ट फ्रॉम दिस। सर्किट में ये लो अप्लाई करोगे, फाइनल आंसर सेम आएगा। तो ये अच्छी चीज है। तो आपने बैटरी के पोलैरिटी तो कैसे डिसाइड करनी है, लंबी वाली लाइन को आप पॉजिटिव टर्मिनल मानेंगे, छोटी वाली लाइन को आप नेगेटिव टर्मिनल मानेंगे। इसके बाद रेजिस्टेंस में आप देख लीजिए कि आपने कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाई है। तो आप चल रहे हो कौन सी डायरेक्शन में, ये यहाँ पे देखिए आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, यानी कि आप यहाँ से करंट स्टार्ट करोगे। ये जो एरो बना रही हूं मैं, ये अपनी करंट की डायरेक्शन है। अपनी करंट ऐसे आएगी, अपनी करंट ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी। तो आप जब R1 में से करंट गुजरेगी तो R1 में करंट पहले टर्मिनल यहाँ आएगा, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव, और फिर R1 में से गुजर जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर R2 में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ जाएगा, और फिर R3 में से पहले ये टर्मिनल आएगा पॉजिटिव और बाद में ये टर्मिनल आएगा। अब हमारे पास सारी पोलैरिटी है। सो विद पोलैरिटी आपको टोटल पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू जो है उनका समेशन 0 लेना है। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेना होता है, सो आई डोंट नो आपको स्कूल में कैसे सिखाया है। मैंने ये चीज ऐसे याद रखी है कि जब भी मैं किसी बैटरी को या रेजिस्टेंस को पार करूंगी, तो अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हूँ तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाने में बिकॉज डिक्रीज हो रहा है वो वैल्यू, सो आई विल टेक इट एज नेगेटिव। और कहीं पे अगर मैं पहले नेगेटिव आ गया है और फिर पॉजिटिव जा रही हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही हूँ, तो समथिंग इज इंक्रीजिंग, तो मैं उस टर्म को क्या लूंगी, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल हम ए से शुरू करते हैं, तो ए से चलना स्टार्ट किए तो सबसे पहले E1 आया, राइट। अब E1 में देखो आप यहाँ पे आपके पास, अब मैं और कलर लेती हूँ दूसरा ब्लैक। E1 में पहले आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए, इस रास्ते चलना है हमें, हमेशा करंट की डायरेक्शन में चलने की कोशिश करना। आप खुद मान लेना पहले करंट किधर जा रही है और फिर आप करंट के पीछे पीछे चल देना। तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मतलब डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे माइनस का E1 ले लो। फिर देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आए R1 में, तो यहाँ पे माइनस का I इंटू R1, क्योंकि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू होती है V इज इक्वल्स टू IR। तो करंट हमारी I है, रेजिस्टेंस हमारा R1 है। अब यहाँ देखो माइनस से प्लस में जा रहे हैं, माइनस से प्लस में गए तो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ तो इसलिए E2 को पॉजिटिव साइन के साथ में ले लीजिए। फिर ये देखो प्लस से माइनस आया तो डिक्रीज हुआ है, तो माइनस का IR2 आ गया। फिर देखिए ये माइनस से प्लस में आया तो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज के लिए प्लस का E3 ले लिया, और ये फिर ये प्लस से माइनस में हुआ, डिक्रीज हुआ है, तो माइनस का E4 ले लिया। और फिर आपके ये प्लस से माइनस में गया, डिक्रीज हुआ, तो माइनस का E5 ले लिया। फिर ये प्लस से माइनस में हुआ तो डिक्रीज हुआ, तो माइनस का IR3 ले लिया, और लास्ट में आप आके वापस इसी पॉइंट ए तक आ गए, पूरा लूप कवर हो गया, इक्वल टू 0 कर दो।
ये एक तरीका है आपके पास। ठीक है, सो ये हमारा कहता है लूप लो या फिर पोटेंशियल लो, वोल्टेज लो, लूप रूल, सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। सर्किट में इनको कैसे अप्लाई करते हैं वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस। सो मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगी, सिर्फ आपको ये बताना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, क्योंकि आप थ्योरी पूरी एनसीईआरटी की बुक में पढ़ चुके होंगे। हम यहाँ पे क्रैश कोर्स के हिसाब से कर रहे हैं सारी चीजें। सो अगर सपोज आपके पास मान लीजिए तीन रेजिस्टेंसेस ऐसे हैं, R1, R2 एंड R3, और इन तीनों को हमने एक बैटरी से कनेक्टेड कर दिया है, ये देखिए V। सो इस V से जो करंट निकलेगी वही करंट R1 में से जाएगी, वही करंट R2 में से जाएगी और वही करंट R3 में से जाएगी। तो इसमें भी करंट आई रहेगी, इसमें भी करंट आई रहेगी, इसमें भी करंट आई रहेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सबसे पहले आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो उसमें सारे रेजिस्टेंस में से जो करंट होती है वो हमेशा सेम रहती है, ध्यान रखना। लेकिन जो वोल्टेज होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस वो आपके पास डिफरेंट होता है। इन दैट केस R1 के अक्रॉस अगर V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, इसके अक्रॉस V3 है, तो आपके पास V1 की वैल्यू हो जाएगी IR1, V2 की वैल्यू हो जाएगी IR2 और V3 की वैल्यू हो जाएगी IR3। ऑब्वियसली करंट सेम है और रेजिस्टेंसेस अलग अलग हो गए तो वोल्टेज डिफरेंस तो अलग अलग आएगा ही आएगा। और हमें ये बात पता है, ध्यान रखिएगा, टोटल अगर आप देखें, ये पॉइंट ए लीजिए और ये पॉइंट लीजिए बी। सो अगर नीचे से देखो तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, V। और ऊपर से देखो तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, V1 प्लस V2 प्लस VT। मतलब सिचुएशन ये हो रही है कि A और B को अगर मैं नीचे से देखूं तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में V, और ऊपर से देखूं तो तीन रेजिस्टेंसेस मिलके इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना ला रहे हैं, ये। तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हमारे पास हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर वैल्यू रखें, V हम जानते हैं, मान लीजिए अगर इस सर्किट को मैं रिप्लेस करती, तीन की बजाय एक ही रेजिस्टेंस बनाती और उसमें ये एक ही बैटरी लगी होती V, तब भी इसमें करंट आई जाती और ये करंट इस R में जाती, जिसको मान लीजिए R इक्विवेलेंट हम बोल देते हैं। सो इस सर्किट को दोनों को अगर सिमिलर करते तो यहाँ के लिए क्या रिलेशन आता, V की वैल्यू किसके इक्वल होती, IR इक्विवेलेंट, और V1 की वैल्यू क्या है आपके पास, IR1, IR2 और IR3। तो यहाँ से I से R कैंसिल आउट हो जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास रेजिस्टेंसेस जो है वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। सेकेंड है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में फिर मैं अब डिराइव नहीं कर रही हूँ, आप बस इतना ध्यान रखिएगा, ये आपके पास रेजिस्टेंस है R1, ये आपके पास है R2 और ये आपके पास है सपोज R3, और ये तीनों मिलके आपके पास कहाँ से कनेक्टेड हो रहे हैं, एक बैटरी से कनेक्टेड हो रहे हैं। तो जब आपके पास यहाँ से आई करंट निकलेगी तो यहाँ पर आते ही उस आई को तीन पाथ मिलेंगे, तो इसमें करंट अलग जाएगी, इसमें करंट अलग जाएगी और इसमें करंट आपके पास अलग जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो इस सिचुएशन में लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ये पॉइंट अगर A है और ये पॉइंट अगर B है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये पॉइंट भी B होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है तो दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, इसलिए आप इसको भी B बोल सकते हो। ये भी आपका A हो जाएगा और ये भी आपका A हो जाएगा। सो ऊपर AB के हिसाब से देखो तो पोटेंशियल आ रहा है I1 R1, बीच वाले के हिसाब से देखो तो I2 R2, तीसरी वाले के हिसाब से देखो तो I3 R3 आ रहा है। जबकि हमें पता है कि तीनों ही पोटेंशियल, क्योंकि A और B पॉइंट तो सेम ही है, तो ये पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम। तो उसमें करंट सेम था, इसमें क्या होगा आपके पास, पोटेंशियल सेम होता है और करंट डिफरेंट होती है, इसमें आई क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो I1 क्या होगा, सबसे पहले वो आपके पास हो जाएगा V बाय R1, I2 आपके पास कितना हो जाएगा, V बाय R2 और I3 आपके पास कितना हो जाएगा, V बाय R3 हो जाएगा। टोटल करंट आपके पास I इज इक्वल्स टू कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I3। सपोज यहाँ पे हमारे पास R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा होता तो हम इसे V अपॉन R इक्विवेलेंट करते और ये V अपॉन R1, V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3। तो यहाँ से आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कितना आता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, अब कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट जो आपको इसके अंदर याद रखने हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, नोट टू रिमेम्बर,
अगर आपको 3 रेजिस्टेंस में दे दूं सेम सेम से और मैं आपसे बोलूं कि इन तीनों को ऐसे जोड़ो कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिले, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए हमेशा ध्यान रखना उन्हें सीरीज में जोड़ना है। अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो उनका कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, सीरीज। और अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो कॉम्बिनेशन कैसा जोड़ना है आपको, पैरेलल। ये क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल। दूसरा सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, हमेशा ध्यान रखना, जब आप सीरीज में जोड़ोगे यानी इस केस में जोड़ोगे तो जो आर इक्विवेलेंट होगा वो आपके पूरे कॉम्बिनेशन में आपने जितने भी रेजिस्टेंस लिए हैं उनमें से सब में से सबसे बड़ा होगा। इट इज ग्रेटर देन इवन लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। और ये आपके पास होगा इक्विवेलेंट जो आएगा वो इवन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा। एग्जाम्पल दे देती हूँ। सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि आप ये ले लीजिए R1 इज इक्वल्स टू 2 ले लो और 3 ले लो, 2 से ही कर लो। चलो R1 और ये R1 हो जाएगा आपका और ये R2 हो जाएगा। 2 और 3 रेजिस्टेंसेस हम ले लेते हैं, राइट। तो इस कंडीशन में आपके पास, मैं इसको सीरीज में जोड़ देती हूँ पहले। तो सीरीज में मेरा R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 + 3 विच इज 5। अब आपने जो 2 रेजिस्टेंस लिए हैं उसमें से लार्जेस्ट कौन सा है, 3 वाला है, दिस इज द लार्जेस्ट। तो आपको जो इक्विवेलेंट मिला है वो 5 मिला है, यानी कि जो 5 है वो आपके लार्जेस्ट से भी बड़ा है। तो जब आप सीरीज में जोड़ते हैं तो आपके पास आर इक्विवेलेंट लार्जेस्ट रेजिस्टेंस से भी बड़ा होगा, राइट। अब सेम सिचुएशन में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1/2 + 1/3 और ये कितना मिलेगा, 5/6, राइट। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपके पास, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 6/5, राइट। ये आपके पास 6/5 हो जाएगा। अब आपके पास 2 और 3 में से स्मॉलेस्ट देखो, इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 है आपके पास और इसकी वैल्यू कितनी मिली है, 6/5, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट है वो इवन 2 से भी छोटा मिला है, यानी कि स्मॉलेस्ट से भी छोटा मिला है। तो ये देखिए आर इक्विवेलेंट इज लेस देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ओके। कुछ और फैक्टर्स हैं जो आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, थ्योरेटिकल हैं बेसिकली। सबसे पहले हमारे पास कितना आता है कि जो भी अगर आप रेजिस्टिविटी लेते हैं किसी मेटल की, ध्यान रखना रेजिस्टिविटी ऑफ alloys is always greater than their metals। इसका मतलब क्या है, अगर आपने मान लीजिए 2 मेटल लिए है, कॉपर लिया है और निकल लिया है और इन दोनों को मिक्स करके नया मेटल बना दिया है, तो जब मिक्सिंग करके जो नया मटेरियल बनता है उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि कॉपर का रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, निकल का रेजिस्टेंस मान लीजिए R2 है, तो इन दोनों को मिक्स करके जो अलॉय बनेगा उस अलॉय का रेजिस्टेंस अगर R है तो वो R1 से भी ज्यादा होगा और वो आपके पास R2 से भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज इज ग्रेटर देन देयर मेटल्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपके पास है टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो कि मैंने अल्फा का बोला था आपको। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अलॉयज इज लोअर देन देयर मेटल्स। सेम चीज है, अगर कॉपर के लिए आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फा Cu, निकल के लिए आपके पास है अल्फा Ni, तो दोनों का मिक्स करके जो आपने अलॉय बनाया है अगर उसका कोफिशिएंट है अल्फा, तो वो जो अल्फा रहेगा वो अल्फा कॉपर के भी से भी कम रहेगा और वो अल्फा निकल के से भी कम रहेगा। ये डायरेक्ट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो डिटेल कोर्स में किया जाता है, क्रैश कोर्स में हम नहीं करेंगे, ठीक है। सो अब हम चलते हैं एक हाथ क्वेश्चन पे आगे। हालांकि हमारा खत्म नहीं हुआ है बट हम थोड़ा सा काफी देर हो गई थ्योरी पढ़ते पढ़ते। तो आप ये बताइए कि सपोज आपके पास इस तरह से एक रेजिस्टेंस है 4R, देन 16R, देन 64R और ये सीक्वेंस जा रहा है आपके पास इंफिनिटी तक। बताइए आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो सोचिए इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे अपन। सो एज वी कैन सी सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट कितना होगा, एड ही होगा हमारे पास, है ना। तो 4 + 16 + 64 और इन सब में से कॉमन आएगा आर, करेक्ट। आई होप ये चीज समझ में आ चुकी है हमारे पास। सो डायरेक्टली हम यहाँ पर, अब आप एक बार इमेजिन करके देखिए
कि ये चीज के केस में आपके पास इन्फानाइट चीजें ऐड हो रही है। जब नंबर आपके पास इन्फिनिटी है, 4 + 16 + 64 नंबर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है, इन्फानाइट नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली इनका समेशन क्या मिलेगा, इन्फानाइट। तो इन दैट कंडीशन आर इक्विवेलेंट आपके पास कितना आएगा, इन्फानाइट आएगा। लेकिन सेम सिचुएशन में अगर यही रेजिस्टेंस आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता, अगर यही आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता, तो 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू होती 1/4r प्लस 1/16r प्लस 1/64r प्लस आपके पास इंफिनिटी। तो ये आगे जाके ध्यान रखना, इस बार हम समेशन लगाएंगे यहाँ पे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो समेशन है दैट वी कैन यूज ओवर हियर। सो यहाँ पे आपके पास कॉमन कितना आ रहा है, यहाँ पे आपके पास देखिए, चलो सेम सिचुएशन में हमारे पास भारी पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, इनका नंबर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दूसरी सीरीज कर लेते हैं, नंबर चेंज करके ले लेते हैं, सो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सो आपके पास आर, 2r, 4r, 8r और ये इंफिनिटी है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल रेजिस्टेंस है, तो क्या मिलेगा, 1/r इक्विवेलेंट, सबका 1 करना पड़ेगा हमें। तो 1/r अगर मैं कॉमन लूं तो पहले 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 और ये आ रहा है इंफिनिटी पे। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम समेशन जानते हैं कितना होता है, इनफाइनाइट नंबर का a/1 - r। a होता है आपका फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, 1 माइनस आर, आर क्या होता है, b/a, b इस केस में क्या है, ये b मान लो, और ये आपका हो जाएगा a, तो b/a कितना मिल रहा है, 1/2। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, हमारे पास 2/r आ रहा है। सो हमारे पास 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू 2/r आ रही है, इसका मतलब r इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, r/2। तो सीरीज में अगर इन्फानाइट है तो आंसर इन्फानाइट होगा, लेकिन पैरेलल में हमारे पास इन्फानाइट टर्म्स है, तो हमें सीक्वेंस का फॉर्मूला लगा के और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, ये मान लीजिए आपके पास हम्म एक सर्किट डायग्राम है जिसमें दो पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट P दिया है, यहाँ पे पॉइंट Q दिया है। दिस इज 1 ohm, दिस इज 8 volt, दिस इज 12 volt, दिस इज 2 ohm एंड दिस इज 9 ohm। आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सो अगेन कौन सा लॉ लगाएंगे, सर्किटल लॉ लगाएंगे, किरचॉफ का लॉ लगाएंगे। सो P से शुरू करते हुए आप डायरेक्टली, अब हाँ इसमें नहीं करना है, इसमें पूरा जीरो नहीं लगाना है, अगर आप लगाना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, बाकी आप खुद देख लो। अगर ये पॉइंट P पे है तो ये भी पॉइंट P पे होगा, अगर ये पॉइंट Q पे है तो ये भी Q का होगा। तो इसका मतलब सिंपली अगर इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, मान लीजिए किसी भी डायरेक्शन में, अब देखो प्रीवियस केस में हमने करंट को क्लॉकवाइज लिया था, राइट, आपकी इच्छा है तो आप यहाँ क्लॉकवाइज ले लीजिए, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, तो मैं हमेशा इसी डायरेक्शन में जाती हूँ नॉर्मली, राइट, ये डायरेक्शन में मेरी करंट मानूंगी। तो अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रही है तो आप देख लीजिए P और Q, आपको ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, अगर इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस R है और उसमें करंट फ्लो हो रही है I, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सिंपली I इंटू R ही तो होगा। तो R तो आपके पास दिया है 9 वोल्ट, 9 ohm दिया है, अब इस सर्किट में करंट निकालना है, करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही पॉजिटिव नेगेटिव कीजिए। तो देखो करंट की डायरेक्शन हमने कौन सी ली है, ये डायरेक्शन ली है, सो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव पहले आएगा, नेगेटिव, और इसमें पहले पॉजिटिव आ जाएगा और फिर नेगेटिव आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। अब देखो P से शुरू करते हैं यहाँ से, राइट, यहाँ से हमारे पास शुरू कर देते हैं, तो उससे हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले करंट है I, तो I इंटू R करना है, तो I करंट हो जाएगा, रेजिस्टेंस 1 हो गया, और पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो माइनस लेना पड़ेगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का 8 हो जाएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का 12 हो जाएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का 2 इंटू आई हो जाएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का 9i एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो आपको कितना मिल रहा है, माइनस का आई, माइनस का 2i एंड माइनस का 9i, तो कितना मिल रहा है आपके पास, 12i मिल रहा है, माइनस का 12i, राइट। और यहां से आपको कितना मिल रहा है, प्लस का 8 माइनस का 12 तो माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो i की वैल्यू आपके पास कितना आ रही है यहाँ पे,
आई की वैल्यू आ रही है -1/3 एम्पियर। अब देखो ये -1/3 एम्पियर का मतलब ये है, और ये नेगेटिव साइन आपको बताता है कि एक्चुअल में इस सर्किट में करंट जिस दर आपने मानी है उधर नहीं फ्लो हो रही है। आई की वैल्यू -1/3 आने का मतलब है करंट ऐसे जा रही है। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ करंट पूछी जाती ना कि इस लूप में करंट क्लॉकवाइज जाएगी या एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, तो आप पहले क्लॉकवाइज ही मान लो। जैसे कि मैंने ब्लू से माना था, मैंने ये क्लॉकवाइज मान लिया था, बट मेरा आंसर नेगेटिव आया है, तो मैं फाइनल आंसर में क्या बोलूंगी कि एंटी क्लॉकवाइज जा रही है करंट, क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज माना तो नेगेटिव आया। तो अगर मैं शुरू में एंटी क्लॉकवाइज मानती तो मेरी वैल्यू पॉजिटिव आती। एनीवेज, हमें सिर्फ इसका मतलब आई का मैग्नीट्यूड देखना है। आई की वैल्यू 1/3 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पी क्यू कितना हो जाएगा, आई इंटू आर। तो 1/3 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम, तो कितना आ रहा है ये आपके पास 3 वोल्ट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, वी पी क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 3 वोल्ट। ओके, एक क्वेश्चन और देखिए। अब देखिए ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन देखिए। वायर ऑफ रो एल, अब यहाँ पे रो के नीचे एल रख दिया है, इसलिए उधर मत जाना कि रेजिस्टिविटी है क्या, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट आई थी वो आई थी ओम मल्टीप्लाई बाय मीटर, इफ यू नो, ये रेजिस्टिविटी थी। एक चीज मैं वहां पे और आपको बताना भूल गई कि जो हमें J इज इक्वल टू सिग्मा ई मिला था, ये सिग्मा कंडक्टिविटी होती है, और ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये एक दूसरे का इनवर्स होता है, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो होता है। सो आपके पास ओम इंटू मीटर आया था, ध्यान रखना, वो था रेजिस्टिविटी जो यहाँ पर बात हो रही थी। इन्होंने रो के नीचे एल लिखा है, इसका मतलब ये वो वाली रेजिस्टिविटी नहीं है। और ये आपको कैसे कंफर्म होगा, आपको इसकी यूनिट देखनी है। क्या यहाँ पे ओम मल्टीप्लाई बाय मीटर है, नो, यहाँ पे ओम पर मीटर गिवन है। तो इसका मतलब अ वायर ऑफ रो एल इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ ओम पर मीटर। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये वायर लेते हैं और उसकी 1 मीटर लेंथ लेते हैं, तो 1 मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 10⁻⁻⁶ ओम। तो आपको कितनी लेंथ चाहिए, उस लेंथ से 10⁻⁻⁶ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस पूरी लेंथ का रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। इट मींस 1 मीटर के का जो आर है वो आपके पास 10⁻⁻⁶ ओम है, आर सिंपली रेजिस्टेंस इज टर्न इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ये एक सर्कल बनाया है जिसका डायामीटर क्या है 2m का, यानी कि ये जो वायर लिया है उस वायर से हमने एक सर्कल बना दिया, और इसका जो डायामीटर है वो कितना है आपके पास 2m। तो जाहिर सी बात है इसकी रेडियस कितनी हो गई 1m, 1 मीटर की हो गई। और 1 मीटर का रेजिस्टेंस हमें कितना दिया है 10⁻⁻⁶ ओम। तो आपके पास यहाँ पर कर दिया। फिर आपसे कहा गया है अ पीस ऑफ सेम मटीरियल, उसी मटीरियल इज कनेक्टेड इन डायामीटर ए बी। डायामीटर ए बी मतलब ये ए होना चाहिए आपका और ये बी होना चाहिए। कह रहा है कि सर्कल बनाने के बाद सेम यही मटेरियल का एक छोटा सा मतलब स्ट्रेट वायर लिया डायमीटर जितना, और बीच में जोड़ दिया। तो यहां से लेकर यहां तक भी आपके पास वायर ही कनेक्ट किया हुआ है। अब कहा जा रहा है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इस ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखिए ए से लेकर ऊपर तक का, मतलब अगर मैं बोलूं एक वायर आपके पास ए सी बी होगा, एक आपके पास होगा ए डी बी होगा, और ये सेंटर अगर ओ है तो एक आपके पास ए ओ बी। 3 ब्रांचेस आपके पास आएगी, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस होगा आपके पास, इसका रेजिस्टेंस आपके पास होगा, और इसका। 3 रेजिस्टेंसेस है और तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, और हमें ए एंड बी के बीच में निकालना है। मतलब दिस सिचुएशन इज क्वाइट सिमिलर टू दिस वन। एक रेजिस्टेंस ऊपर है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। दिस इज R1 R2 एंड R3। अब आपको R1 R2 R3 की वैल्यू निकालनी है। साफ साफ पता है कि ACB और ADB तो सेम सेम से होंगे, करेक्ट। तो आपके पास R1 और R3 तो सेम होंगे, और वो लेंथ कितनी है, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे यहाँ पे हमारे पास। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमें 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस पता है, 1 मीटर का कितना है 10⁻⁻⁶। तो A से लेके C और फिर B, ACB की जो लेंथ है वो कितनी है, ये कंप्लीट लेंथ 2πr है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी πr, ये लेंथ कितनी हो जाएगी πr, और बीच वाली डायमीटर की लेंथ कितनी हो जाएगी 2r। तो 3 के है, सो R1 R3 हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ ओम, क्योंकि 1 मीटर का 10⁻⁻⁶ है, तो पाई आर का कितना होगा, इतना हो जाएगा। और R2 हमारे पास था 2r था लेंथ, तो 2r इंटू 10⁻⁻⁶ ओम। तो हमें पैरेलल निकालना है, सो 1/R AB इज इक्वल टू 1/R1
+1/R2 +1/R3। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को इसको सॉल्व करना है और आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा वैल्यूज पुट करके। यू विल गेट 0.88 इंटू 10⁻⁻6 ओम। सो आपको ये रेजिस्टिविटी वाला पार्ट समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था कि हर जगह उस रो को देख के बस कंफ्यूज मत हो जाना और R इज इक्वल्स टू रो L बाय A वाला फॉर्मूला मत लगा देना। यहाँ पर सिंपली रो है और इन्होंने नीचे L लिख के बस बोल दिया कि आप इसकी डायमेंशन चेक करके देखो कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। So I hope that is clear to you। अब हम देखो एक बार चीज पढ़ते हैं ईएमएफ के बारे में। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, कोई भी अगर हम बैटरी लेंगे तो उस जो बैटरी होगा उस बैटरी के जो टर्मिनल्स होंगे हमारे पास, इन टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, ईएमएफ होगा। कब? जब ये बैटरी कोई भी करंट नहीं दे रही हो, यानी आइसोलेटेड बैटरी रखी हुई है, सर्किट में हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है। सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो इससे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। जब इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है उस वक्त इसके टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग आता है। तो जब कोई करंट हम इससे नहीं ले रहे हैं, ठीक है, व्हेन दिस इज नॉट गिविंग एनी करंट टू अस, हमको इससे कोई करंट नहीं मिल रही है, उस वक्त आपके बीच यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा, इसके इसके यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स हैं या इसके जो टर्मिनल्स हैं, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जब ये कोई करंट नहीं दे रही है उस का टाइम के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। ये ईएमएफ किस किस चीज पे डिपेंड करता है वो थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक तो बैटरी में आप जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, केमिस्ट्री में आपने बैटरी के बारे में अगर पढ़ा है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट पता होगा। मेटल कौन कौन से ले रहे हैं आप इलेक्ट्रोड के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बैटरी में एक कैथोड होता है एक एनोड होता है, इन्हें कंबाइंडली हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इनमें आपने मटेरियल कौन सा यूज किया है, ठीक है। इन दो चीजों पर ही आपका ये ईएमएफ डिपेंड करता है। किन चीजों पे ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, तो ये तो डिपेंड करेगा, यानी इस पे डिपेंड करेगा और इस पे डिपेंड करेगा। अब किन पे डिपेंड नहीं करता है वो देख लीजिए। एक तो जो आप प्लेट्स ले रहे हो, बैटरी के जो टर्मिनल्स है उनकी जो प्लेट्स लेते हो उनका एरिया क्या है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, सीयूईटी में यू कैन एक्सपेक्ट कि किन किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड नहीं करता है। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, जो आपने ऊपर कैथोड एनोड लिए हैं इनको कितनी दूरी पर आप रखते हो, इस पे भी ईएमएफ डिपेंड नहीं करता है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 5 लीटर लिया है कि 10 लीटर लिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी पे नहीं करेगा। साइज ऑफ सेल, सेल का साइज कितना बड़ा लिया है उस पे भी ईएमएफ डिपेंड नहीं करेगा। सो ये आपको ध्यान रखना है कि इन दो चीजों पे डिपेंड करता है और इन चार चीजों पे ये डिपेंड नहीं करता है। दिस वाज ऑल अबाउट ईएमएफ। मतलब वैसे तो ईएमएफ के बारे में बहुत कुछ जानना होता है लेकिन अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है। टर्मिनल वोल्टेज एक टर्म होता है हमारे पास, या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, अब सेम सिचुएशन है, सेम आपके पास एक बैटरी है, अब उस बैटरी को आपने सर्किट में कनेक्ट कर दिया है और आप या तो इससे करंट ले रहे हो या आप इसको करंट दे रहे हो। कुल मिला के बैटरी में से करंट पास हो रही है, चाहे वो निकल रही हो चाहे वो जा रही हो। निकल रही है तो वो डिस्चार्ज हो रहा है, उसके अंदर जा रही है तो वो चार्ज हो रही है बैटरी। तो अगर हमारे पास उससे करंट पास हो रही है व्हेन इट इज गिविंग करंट या फिर पासिंग करंट, तो सेम जो आप पहले निकाल रहे थे दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल होगा, तो तब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपके पास क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा। ठीक है, हमेशा हमारे पास जब भी कोई बैटरी होती है, आप बैटरी जो है बनाओगे तो किससे बनाओगे, मटेरियल से ही बनाओगे। और मटेरियल आप ज्यादा से ज्यादा क्या ले लोगे, मेटल ले लोगे, अच्छा कंडक्टर होता है। लेकिन मेटल का भी हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता है। तो आप ऐसी बैटरी बना ही नहीं सकते जिसका रेजिस्टेंस ना हो। सो आपके पास क्या होता है कि जो हम बैटरी लेते हैं उस बैटरी का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा हम क्या करते हैं, उसके सीरीज में कनेक्टेड मानते हैं। तो सपोज एक बैटरी है, उसका ईएमएफ है ई हमारे पास, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ माना जाता है। और अब अगर इसमें से करंट पास हो रही है तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका होगा टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू कब ईएमएफ के इक्वल होगी,
और कब सिंपली टर्मिनल वोल्टेज होगा वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास एक बैटरी की एक्चुअल कंप्लीट पिक्चर ये है। यहाँ पे होगा ई लिखा हुआ, यहाँ पे होगा आर। अब देख लीजिए, सबसे पहले नो करंट पासिंग, ठीक है, कोई करंट पास नहीं हो रही है जब I इक्वल टू 0 है। तो मैं यहाँ पे दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज माय सेकंड पॉइंट, 1 और 2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लेती हूँ, और वो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए मेरा V। तो V की वैल्यू कितनी होती है? V की वैल्यू आपको दिख रही है साफ साफ यहाँ पे, है ना। इस सिचुएशन में आपके पास जो V की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? सपोज हम यहाँ पे, अच्छा, V की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या वैल्यू करेंगे? ई माइनस आई आर। अब देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बेसिकली ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है। तो नॉर्मली अगर बैटरी ये है और मान लीजिए डिस्चार्ज ही हो रही है, फॉर एग्जांपल डिस्चार्ज हो रही है, चार्जिंग के केस में हमारे पास उल्टा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं या तो करंट कैसे भी ले लो, एक सिचुएशन यहाँ बना लेती हूँ और एक सिचुएशन में यहाँ बना लेती हूँ, ताकि दोनों ही पिक्चर आपको क्लियर हो जाए। ये आर है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एक बार आप करंट ले लो इस डायरेक्शन में, ये मेरी करंट की डायरेक्शन, और एक बार आप करंट ले लो इस डायरेक्शन में। सो पहली पिक्चर में, इस पिक्चर में V12 विच इज द टर्मिनल वोल्टेज, उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास? तो आप 1 से लेके 2 तक चले जाइए या 2 से लेके 1 तक आ जाइए, जो आपकी इच्छा हो। लेकिन V12 का मतलब होता है, ध्यान रखिए, V12 का मतलब होता है आपके पास फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। और हमारे पास करंट की वैल्यू ये है, तो आप इधर से इधर आ रहे हैं, राइट, इधर से आप इधर आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, करंट भी आपका इधर से इधर में जा रहा है। सो वैल्यू आप कैसे लेंगे? करंट आपकी इधर से इधर आ रही है, सो इन दैट केस हमारा क्या हो जाएगा, देखिए। तो इसमें देखो, आपकी करंट ऐसी जा रही है, लेफ्ट साइड में मान रहे हैं, तो आपका ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो आप प्लस से माइनस में गए, प्लस से माइनस में गए मतलब माइनस का I इंटू आर का ड्रॉप, प्लस से माइनस में गए। और आगे बैटरी का नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हुआ, तो प्लस का ई आ जाएगा। सो ये टर्मिनल वोल्टेज आपका कितना हो जाएगा? ई माइनस आई आर हो जाएगा इस कंडीशन में, है ना। अभी हमने आई आर जीरो नहीं लेना है, आई आर जीरो नहीं लेना है, अब हम जीरो करेंगे। अब इस सिचुएशन में देखिए क्या मिल रहा है, इसमें करंट की डायरेक्शन उल्टी ली है आपने, तो आप प्लस से माइनस में गए, और करंट इधर जाएगा तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस का ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये टर्मिनल आपका नेगेटिव होगा। सो प्लस से माइनस में गए मतलब पोटेंशियल आपका क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का ई हो जाएगी। और ये भी प्लस का माइनस में हुआ तो माइनस का आई इंटू आर हो जाएगा। सो माइनस में हो जाएगा ई प्लस आई आर। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल, राइट। तो इस कंडीशन में अब ये मतलब अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाए, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाए टर्मिनल वोल्टेज का, तो इस कंडीशन में कितना मिल रहा है आपको? ई माइनस आई आर। और इस कंडीशन में आपको कितना मिल रहा है? ई प्लस आई आर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपका होता है टर्मिनल वोल्टेज। ये आपका क्या है? टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी आपका क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। क्यों बोला मैंने टर्मिनल वोल्टेज? बिकॉज करंट इज पासिंग थ्रू द बैटरी, चाहे वो बैटरी के अंदर जा रही हो, चाहे वो बैटरी से बाहर निकल रही हो। तो जब वो बैटरी से बाहर निकल रही हो, जैसे कि फर्स्ट सिचुएशन में, तो बैटरी से बाहर निकलती है, तब हम उसको बोलते हैं चार्जिंग। ये चार्ज हो रही है बैटरी। और जब वो बैटरी से बाहर निकल रही होती है, बैटरी के अंदर जा रही होती है, सॉरी, जब बैटरी से बाहर निकल रही होती है, तो दिस इज डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग है। और जब बैटरी के अंदर जा रही है तो वो बैटरी को चार्ज कर रही है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? चार्जिंग। तो चार्जिंग के केस में आपके पास जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, अच्छा, इफ आई इज इक्वल टू जीरो, अगर आई को जीरो कर दो तो दोनों में से ही आई आर टर्म जीरो हो जाएगा। एंड इन बोथ द केसेस V इज इक्वल टू ई। V आपका है टर्मिनल वोल्टेज और E आपका है EMF ऑफ द बैटरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये प्लीज स्क्रीन पे जितना चीज लिखी हुई है इसको आप अच्छे से समझिए। यहाँ मैंने EMF का और टर्मिनल वोल्टेज का डिफरेंस बताया है। बैटरी अगर चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है तो कैसे पता चलेगा? करंट बैटरी से बाहर निकल रही होती है, तो यानी कि बैटरी करंट दे रही है, तो उस कंडीशन में बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो रही है। और करंट बैटरी के अंदर जा रही है तो वो आपके पास चार्ज हो रही है। सेकेंड चीज, अगर करंट पास हो रही है तो जो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज होता है V, या तो वो EMF से कम होगा या तो वो EMF से ज्यादा होगा। तो EMF से कम कब होगा? इस कंडीशन में। और EMF से ज्यादा कब होगा? इस कंडीशन में। तो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो बैटरी से, मतलब जब सेल आपके पास क्या हो रहा है, होता है, चार्ज हो रहा होता है, चार्जिंग के केस में, चार्जिंग के केस में आपके पास V ग्रेटर देन E आता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। देखिए चार्जिंग के केस में, और डिस्चार्जिंग के केस में आपके पास V लेस देन E आता है। किस केस में? डिस्चार्जिंग के केस में। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, व्हेन द सेल, एक और ध्यान रख लेना, व्हेन बैटरी या जो भी आपका सेल है वो इज इन ओपन सर्किट, अगर किसी ओपन सर्किट में है तो भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओपन सर्किट का मतलब होता है करंट जीरो होना। ओपन सर्किट में करंट फ्लो होती नहीं है, करंट हमेशा क्लोज सर्किट में होती है। तो ओपन सर्किट में आप करंट जीरो कह लीजिए, या फिर आप आर इज इक्वल टू क्या कर लीजिए, इन्फिनिटी कर लीजिए। बात है आर इन्फिनिटी का मतलब होता है ये सपोज आप बैटरी ले रहे हैं, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपने कोई रेजिस्टेंस लगाया है कैपिटल आर, इस आर को इन्फिनिटी कर दो तो यहाँ पे ब्रेकेज आ जाएगा, करंट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में जाएगी नहीं, तो सर्किट अपने आप ओपन हो गया। तो आपको ओपन सर्किट की कंडीशंस भी कई बार ऑप्शंस में देके पूछ ली जाती है। तो आपके पास करंट जीरो कर दीजिए, या फिर आप क्या कर दीजिए, आर इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी आप वहां पर कर दीजिए। सो बोथ द केसेस, अगर करंट जीरो है तो अगेन वी इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल रहा था, ई प्लस माइनस आई आर मिल रहा था, करंट आपका जीरो हो चुका है। सो अगर कोई सेल किसी ओपन सर्किट में है तो ओपन सर्किट में उसका टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल होगा, उसके ईएमएफ के इक्वल होगा, ध्यान रखिए। एंड व्हेन सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, व्हेन सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, इसका मतलब समझा देती हूँ आपको। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि ये जो बैटरी के दो टर्मिनल थे, इन दोनों को आपने आपस में ही कनेक्ट कर दिया, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गए। अगर दोनों सेम पोटेंशियल के बीच में आ गए, सेम पोटेंशियल पे होने का मतलब उनका पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या हो गया, जीरो। लो, तो अगर कोई सेल शॉर्ट सर्किट हो चुका है तो उसका टर्मिनल वोल्टेज जो है वो आपको कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। वो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इस कंडीशन में करंट आपको कैसी मिलेगी, इस बैटरी से करंट आपको कैसी मिलेगी, अब ये चीज समझाने के लिए एक और चीज करके देखते हैं। अब नॉर्मली हम कैसे समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा देखो। अब हम बैटरी को एक प्रॉपर सर्किट में रखते हैं। ये हमारे पास बैटरी है जिसका ईएमएफ यानी मैक्सिमम टर्मिनल वोल्टेज ई है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये आपके पास हमने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट किया है। मैं पूछूं इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, तो आप मुझे बोलोगे कि करंट जो है वो टोटल बैटरी का पोटेंशियल कितना है, ई है, और टोटल रेजिस्टेंस आपके पास दोनों सीरीज में जुड़े हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, आई प्लस आर। ये आपके पास आ जाता है, करेक्ट। सो हमारे पास आ जाएगा ये। इस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, इस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज तो मैंने कहा था पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल ही होगा। सो ये भी 1 है तो ये भी आपके पास 1 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो अगर आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है तो इस कैपिटल मतलब 1 और 2 में ऊपर में जो पोटेंशियल निकालोगे, अगर वो V है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, V होना चाहिए। सो एक फॉर्मूले से V इज इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है, आई आर की वैल्यू आ रही है, राइट। सो हमारे पास यहाँ पर ये सिचुएशन नॉर्मल सबसे सर्किट डायग्राम जो होता है वो ये वैल्यू होती है, और शॉर्ट सर्किट के अंदर आपके पास कंडीशन क्या ली जाती है। सो करंट की वैल्यू देखो एक बार, करंट आपके पास आता है E अपॉन आर प्लस आर आया है। अब बताओ, ओपन सर्किट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ओपन सर्किट में आर की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। सो अगर समथिंग अपॉन इनफाइनाइट है तो करंट अपने आप क्या आ जाएगी, जीरो, और यही मैंने बताया था। और शॉर्ट सर्किट के लिए आर जीरो होता है, शॉर्ट सर्किट के लिए आपके पास कितना हो जाएगा, बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को जो है वो आपस में कनेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, तो ये आर ही हटा दिया, यहाँ पे प्लेन वायर हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है ये जो रेजिस्टेंस है अब ये खत्म हो चुका है, ये पूरा एक प्लेन वायर बन चुका है जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, तो आर इक्वल टू जीरो है। सो आर इक्वल टू जीरो यहाँ पे कर दो, तो इस कंडीशन में करंट जीरो नहीं हो रही है, इस करंट में कंडीशन में करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, ध्यान रखना। आपके पास करंट की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। सो ये कुछ कंडीशंस है जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपके पास आता है पावर ट्रांसफर्ड टू लोड बाय सेल। लोड क्या होता है, सेल क्या होता है, पावर ट्रांसफर क्या होता है। आपके पास सपोज आपने एक बैटरी लगाई E, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और ये जो बाहर से आप रेजिस्टेंस लगाते हो ना सर्किट में, ये कैपिटल R, दिस R इज कॉल्ड लोड। ये ध्यान रखना, हम इसको बोलते हैं लोड, ओके। और ये स्मॉल r तो हमारा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये ईएमएफ है।
जब यहाँ पे ये बैटरी कुछ करंट देगी तो वो करंट किस में से होकर जाएगी, लोड में से होकर जाएगी। और जब आर रेजिस्टेंस में से आई करंट पास होती है तो पावर कितनी जाती है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू होती है बैटरी का टोटल ईएमएफ विच इज ई और टोटल रेजिस्टेंस विच इज आर प्लस आर। स्क्वायर को आर कर दो, तो यहाँ पे आपको ये पावर मिल रही है। अब हमें अगर कंडीशन पूछ ली जाए कि आपके पास कैपिटल आर की हम ऐसी क्या वैल्यू रखें, राइट, कैपिटल आर की हम ऐसी क्या वैल्यू रखें या स्मॉल आर की हम ऐसी क्या वैल्यू रखें कि हमें बैटरी से लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। फॉर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर के लिए आर की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, फॉर मैक्सिमम पावर कैपिटल आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू बदल बदल के देखते हैं। कैपिटल आर की वैल्यू हम 1 रखते हैं, पावर चेक करेंगे, 2 रखेंगे, पावर चेक करेंगे, 3 रखेंगे, पावर। तो बेसिकली कैपिटल आर को हम चेंज कर करके और उसके साथ पावर की वैल्यू देख रहे हैं, पावर को हम चेक कर रहे हैं। इसका मतलब हम पावर को किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, आर के रेस्पेक्ट में। सो विद रेस्पेक्ट टू आर, ये देखिए डीपी बाई डी आर करना पड़ेगा। आपने कभी मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है मान लीजिए, तो व्हेन मैक्सिमम या मिनिमम, ये जो y है अगर वो आपको मैक्सिमम चाहिए तो y आपके पास मैक्सिमम होने के लिए dy बाई dx की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 0 होनी पड़ेगी। यानी कोई भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। हमें यहाँ पर पावर मैक्सिमम चाहिए तो हम dp बाई डी को क्या करेंगे, 0 करेंगे और चेक करेंगे कि ये कौन से कैपिटल R की वैल्यू पे सेटिस्फाई होता है। सो d बाई डी कर लीजिए और आपके पास कितना है, पावर की वैल्यू पुट कर दीजिए, आर प्लस आर का स्क्वायर, आर प्लस आर का स्क्वायर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बैटरी का ईएमएफ तो हमारे पास कांस्टेंट है, राइट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ई स्क्वायर को तो हटा दो, उसको इससे बाहर ले लो डिफ्रेंसिएशन से और राइट साइड पे भेज के 0 कर दो। तो सिंपली हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आर अपॉन आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर और इसका 0। ए बाई बी का डिफ्रेंसिएशन रूल अप्लाई करो, कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में करना है, पहले ऊपर का कर दो, आर का कितना हो जाएगा 1। एट दैट टाइम आपको इसको कांस्टेंट रखना है, माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट रखो और नीचे वाले का कर दो। तो आर प्लस आर का होल स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2r प्लस आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर का स्क्वायर मतलब पावर 4 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर को उधर भेज के 0 कर दो। सो ऊपर आपके पास क्या बच रहा है, आर प्लस आर का स्क्वायर माइनस 2r, आर प्लस आर इक्वल टू 0। दोनों में से आर प्लस आर की एक पावर कॉमन आ रही है तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास आर प्लस आर, यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 2r इज इक्वल टू 0। तो आर प्लस आर और यहाँ बच रहा है आर माइनस आर इक्वल टू 0। रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये वाली क्वांटिटी 0 करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इट विल गिव नेगेटिव वैल्यू। तो ये 0 होना चाहिए। तो R इज इक्वल टू आर या फिर कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। सो अगर किसी लोड को मैक्सिमम पावर देनी है तो आपके पास कैपिटल R की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। ओके बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। और अगर रेजिस्टेंस पे वैल्यू है तो आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी कितनी, तो पावर का एक्चुअल फॉर्मूला कितना था, ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ये तो नॉर्मल पावर थी, कैपिटल आर की कोई रैंडम वैल्यूज पे। हमें पता है कि जब कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर हो जाएगी सो पी आपके पास कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम पावर। सो पी मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा, इट इज नथिंग बट नॉर्मल पी व्हेन कैपिटल आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। सो ई स्क्वायर कैपिटल आर की जगह आप क्या कर दीजिए, स्मॉल आर कर दीजिए और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा आर प्लस आर का स्क्वायर विच इज ई स्क्वायर अपॉन 4r, या फिर आप इसे लिख सकते हो ई स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल आर, क्योंकि आर और आर दोनों इक्वल है तो आपको ऑप्शंस में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। इसके बाद देखिए हम चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैटरीज आपके पास अगर सीरीज में लगी है, मतलब इस तरह से एक बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरी बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, चलता जा रहा है, लास्ट बहुत नंबर की बैटरी आ जाएगी और इन सब को एक लोड से कनेक्ट कर दिया गया है।
इन सबको आपको क्या कर दिया गया है, एक लोड से कनेक्टेड कर दिया गया है। इस सिचुएशन में आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, सपोज ये E1 है, ये R1 है, ये आपके पास E2 हो जाएगा, ये आपके पास R2 हो जाएगा, ये आपके पास मान लीजिए E3 है और ये आपके पास R3 है, और ये लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो इस सिचुएशन में आपके पास फाइनल करंट कितनी होगी इस कंडीशन में, मान लीजिए ऐसे N है, ये N है, N नंबर है। एज यू कैन सी सारे रेजिस्टेंसेस जो है वो सीरीज में है, करेक्ट। अगर मैं इसमें करंट पूछूं तो आपके पास ओनली बैटरीज का देखना, सारी बैटरीज अगर सीरीज में है तो सब बैटरीज का मिला के ई इक्विवेलेंट, सीरीज में होता है तो ध्यान रखना ऐड होगा, E1 प्लस E2 प्लस एंड सो ऑन और En। अगर ये सारे सेम टाइप के हैं, सेम टाइप के हैं तो ये भी E हो जाएगा, ये भी E हो जाएगा, सबको बोलोगे तो N टाइम्स E आएगा, तो कितना हो जाएगा, NE हो जाएगा। और इनके सबके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो भी सारे के सारे क्या है, सीरीज में है, तो वो हो जाएगा आपके पास R1 प्लस R2 एंड सो ऑन Rn हो जाएगा। और अगर सारे सेम है तो वो कितने हो जाएंगे, आपके पास Nr हो जाएगा। करंट की वैल्यू सिचुएशन में कितनी होगी, सो करंट आपके पास बोलता है कि टोटल बैटरी का पोटेंशियल, और आपके पास इन सबसे मिलेगा रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, और एक आपके पास कैपिटल R लोड भी है, वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास NE अपॉन NR, सॉरी N स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये करंट यहाँ पे आपको मिलेगी। इसमें अगर मान लीजिए आपने NR की वैल्यू कैपिटल R से बहुत ज्यादा ले ली, दो केसेस है हमारे पास, अगर आपने NR की तो फर्स्ट टर्म डोमिनेट कर जाएगा, तो सेकंड टर्म बहुत छोटा है तो अवॉइड कर दो, सेकंड टर्म बहुत छोटा है तो आपके पास आ जाएगा NE अपॉन सिंपली NR, और ये N कैंसिल आउट होके आपके पास E अपॉन R आ जाएगा, विच इज नथिंग बट करंट ड्यू टू ओनली वन सेल। एक बैटरी से तो मिलेगी ये करंट आपको, अगर मैं यहाँ पे सारी बैटरी नहीं लगा के ये एक ही बैटरी लेती तो भी मुझे करंट क्या मिलती, करंट ड्यू टू एक सेल के बराबर आ रही है, नियरली इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे एक सेल के बराबर वैसे कितनी मिलती है अपन को, E अपॉन R प्लस R, लेकिन R को तो हमने बहुत छोटा ले लिया है, तो इस R को बहुत छोटा ले लो, तो सिंगल की वजह से भी करंट कितनी मिलती, E बाय R, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कंडीशन में ये है कि NR की वैल्यू छोटी ले लो, तो इस सेम एक्सप्रेशन में इस बार आपके पास ये टर्म छोटा हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो करंट आपको मिलेगी NE अपॉन R। इसका मतलब वो आपको मिल रहा है N टाइम्स करंट ड्यू टू वन सेल। ये देखो, एक सेल की करंट इस बार मैंने E अपॉन कैपिटल R मानी है। E अपॉन कैपिटल R क्यों मानी है, क्योंकि E अपॉन R प्लस R होती है करंट, इस बार R को बड़ा माना है और छोटे वाले R को छोटा माना है, तो इसको छोटा मानने की वजह से करंट सिंगल सेल की वजह से कितनी आएगी, E अपॉन R। सो अगर आपको करंट एक सेल, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में भी आपको जोड़ना है तो इन दो कंडीशन से आप करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं और या फिर करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा घटा सकते हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। सेकेंड आपके पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मान लीजिए बैटरीज पैरेलल में लगी हो तो इसका मतलब ये एक बैटरी है, ये खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दूसरी बैटरी है, ये दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीसरी बैटरी है, ये तीसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये सीक्वेंस चलता जा रहा है, और लास्ट में ये आके सारे के सारे एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, और इन सबको हमने लोड से कनेक्ट कर दिया। ये देखिए, इन सबको हमने लोड से, दिस इज E1 R1 हो जाएगा ये, या फिर इसको भी ER ले लो, इसको भी ER ले लो, और इसको भी आप ER, इसको भी आप ER ले लो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या मिलेगा हमको, इस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे देखिए, हाँ, इस बार अपन क्या करेंगे, इस बार आपके पास E इक्विवेलेंट क्या होगा, सो सेम पैरेलल का याद करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो अगर सबका ई ई ही है तो लास्ट में इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी का पोटेंशियल भी कितना मिलेगा आपको, ई ही मिलेगा। और अगर मान लीजिए ये सब सेम नहीं है तो फिर ई इक्विवेलेंट के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, 1/E1 प्लस 1/E2 प्लस 1/E3 एंड सो ऑन, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो पोटेंशियल आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट, वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। सॉरी, ये फाइनल आएगा, ये फाइनल में आएगा, अभी नहीं आएगा, जस्ट अ मिनट, इसको मैं हटाती हूँ एक बार। सेम है, पोटेंशियल सेम है तो डायरेक्टली हमें ऐड नहीं करना, वो रेजिस्टेंस में लगेगा ये वाला फॉर्मूला।
यस, तो ई इक्विवेलेंट आपको ई मिलेगा बिकॉज ए और बी के बीच में यहाँ पे भी पोटेंशियल ई आ रहा है, यहाँ पे भी ई आ रहा है, यहाँ पे भी ई आ रहा है, तो ए इन जनरल ई आएगा। आर इक्विवेलेंट के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सारे स्मॉल आर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 1/r इक्विवेलेंट आपको मिलेगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस एंड सो ऑन। तो जब सबका सेम ही है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r एंड सो ऑन, एन टाइम्स होगा, तो एन टाइम्स आर करेगा, एन टाइम्स 1/r आ जाएगा। ये कितना आ रहा है, 1/r इक्विवेलेंट, उल्टा करो तो r इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, r/n, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, r/n हो जाएगी। सो इन दैट सिचुएशन आपके पास करंट की वैल्यू कितनी आएगी, e इक्विवेलेंट r इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R, तो वो आ जाएगा e अपॉन r/n प्लस R। ये देखो, ये आपके पास इस सिचुएशन में होगी, एलसीएम लेके ऊपर भेजना है तो यू कैन से एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, दोनों ही फॉर्मूले आपके पास सही माने जाएंगे। अगेन इसमें भी हमारे पास दो केसेस हैं, इफ स्मॉल आर इज वेरी वेरी लेस देन एन आर, ये नीचे वाली क्वांटिटी में ये वाला टर्म डोमिनेट करवाओ, तो डोमिनेट जो करवाओगे वही रहेगा जो बड़ा टर्म है, तो इस सिचुएशन में करंट की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, एन ई अपॉन एन आर, और वो आ रही है आपके पास ई अपॉन आर। ई अपॉन आर का मतलब करंट फ्रॉम वन सेल, ये एक सेल से मिल रही है अपन को, ओके। और सेकंड सिचुएशन में है, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, तो करंट की वैल्यू में दूसरा टर्म डोमिनेट करवा लो, एन ई अपॉन आर आ जाएगा, और ये हो जाएगा एन ई अपॉन स्मॉल आर, अगेन विच इज करंट ड्यू टू, लेकिन एन टाइम हो रहा है, एन टाइम हो रहा है, सो करंट फ्रॉम वन सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमें करंट फ्रॉम वन सेल का एन टाइम्स चाहिए तो हमें क्या कंडीशन सेटिस्फाई करवानी चाहिए, तो आपको ये कंडीशन लगा लगा के वहां पे देखना पड़ेगा। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन एक हमारा बच गया है यहाँ पे, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सीरीज और पैरेलल दोनों होगा। इसका मतलब आपके पास सबसे पहले देखिए, एक बैटरी रेजिस्टेंस, दूसरी बैटरी रेजिस्टेंस, और ये फिर दूसरी ब्रांच में आपके पास एक बैटरी रेजिस्टेंस, दूसरी बैटरी रेजिस्टेंस, ये दूसरी ब्रांच, फिर आपके पास एक बैटरी रेजिस्टेंस, बैटरी रेजिस्टेंस। अब ये आपके पास, इसका मतलब यहाँ पे हर सीरीज कॉम्बिनेशन में, सो आपके पास यहाँ पे ये जा रहा है, एन नंबर ऑफ सेल्स जो है वो सीरीज में है, इसमें भी एन नंबर ऑफ सेल और इसमें भी एन नंबर ऑफ सेल, और ऐसी कितनी ब्रांचेस है आपके पास, टोटल एम। ये मतलब वर्टिकल लाइन में हमारे पास एम कॉम्बिनेशन है, हॉरिजॉन्टल में हमारे पास सीरीज में एन है, पैरेलल में स्मॉल एम है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास सबसे पहले आप रेजिस्टेंस निकालिए, रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इस सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो इसमें है आर, आर, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस कितनी बार जा रहा है, एन टाइम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, एन आर, इसका भी कितना हो जाएगा, एन आर, इसका भी कितना हो जाएगा, एन आर, एंड सो ऑन, और ये कहां तक चलते जा रहे हैं, एम नंबर है। अब ये एन आर, ये एन आर, ये एन आर, और ऐसे आगे कितने एम टाइम्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे किस में है, पैरेलल में है। सो पैरेलल में का मतलब फाइनल आपके पास आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/n r प्लस 1/n r प्लस एंड सो ऑन, और ये नंबर कितना तक जा रहा है, m तक जा रहा है, तो जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, m टाइम्स हमको किसको ऐड करना है, एन आर को करना है, तो अपने पास आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, एन आर अपॉन एम आ जाएगा, उल्टा कर दिया मैंने। तो इस सिचुएशन में आपके पास आर इक्विवेलेंट तो ये होगा, और जो बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा, सो आप देखिए फर्स्ट ब्रांच से टोटल बैटरी कितनी मिलेगी, एन टाइम्स ई, क्योंकि सीरीज में ऐड होती है डायरेक्ट, और यहाँ पे अपन को कितना मिल जाएगा, एन ई, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, एन ई। एन ई बैटरी ऊपर वाली ब्रांच में है, फिर एन ई है, फिर एन ई है, फिर एन ई है, और ये सारे के सारे क्या है अपने पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास बैटरीज होती है तो उनका जो पोटेंशियल होता है वो हम सेम लेते हैं। इसका मतलब जो ई इक्विवेलेंट है वो सिंगल ब्रांच का लेना पड़ेगा, और एक सिंगल ब्रांच का पोटेंशियल कितना मिल रहा है हमें, एन ई मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे पास टोटल करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो टोटल बैटरी हमारे पास हो जा रही है एन ई, और रेजिस्टेंस हमारे पास हो रहा है आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर हो रहा है, तो ये आ जाएगा एन ई अपॉन एन आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर। तो ये हमारे पास यहाँ पर करंट की वैल्यू हमें इस कंडीशन में
मिल रही है। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। इस सिचुएशन में आपको अगर मान लीजिए मैक्सिमम करंट चाहिए तो उसके लिए हम वही है करंट का डिफरेंशिएशन करके जीरो करके निकाल सकते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। हमें पता है कि चार्जिंग के टाइम पे जो टर्मिनल वोल्टेज होता है चार्जिंग के टाइम पे, वो हमारे पास टर्मिनल फॉर चार्जिंग, ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स है जो बता दिए हैं बट यहाँ लिखा हुआ है सो और बता देती हूँ। फॉर चार्जिंग जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, ये मैंने प्रूव भी करवा दिया ऊपर। टर्मिनल वोल्टेज आपका क्या होता है, ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द बैटरी, क्योंकि जो वी आता है वो कितना आता है, ई प्लस आई आर आता है, तो वो बैटरी के ईएमएफ से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है चार्जिंग के केस में। डिसचार्जिंग के केस में ये माइनस आता है, तो डिसचार्जिंग के केस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूजफुल व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द केस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन is useful, series combination is useful when small r is less than the external resistance of the cell, मतलब कैपिटल R। तो आपको ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन हम तब यूजफुल मानेंगे जब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R होगा। क्यों होगा, तो सीरीज में चलते हैं, R को हमें कैपिटल R से लेस देन लिया है ना सीरीज में, ये देखो सीरीज में, सीरीज में है तो क्यों बोला, क्योंकि यहाँ देखो आपको करंट ड्यू टू वन सेल का एन टाइम्स चाहिए, और ये एन टाइम्स कब मिलेगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इस कंडीशन में छोटा वाला आर इज लेस देन बड़ा वाला आर, तो छोटा वाला आर इज लेस देन बड़ा वाला आर लोगे तो करंट एन टाइम्स होके मिल जाएगी, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन इस कंडीशन में यूजफुल हम मानते हैं। सिमिलरली आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन इज यूजफुल जब आपके पास कितना हो जाएगा, इसलिए उल्टा करना है, कैपिटल आर इज स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये ऊपर आप बैक करके वीडियो में देख लीजिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें इस कंडीशन में करंट एन टाइम्स होकर मिली थी। पावर आपको ट्रांसफर मैक्सिमम कब मिलती है वो मैंने बता ही दिया है कि पावर आपको मैक्सिमम कब मिलेगी लोड को, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हमारे पास हो जाता है। एक आप ध्यान रखना कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल सेल आपके पास कितना होता है, हमेशा जीरो लिया जाता है। आइडियल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस एक तो उसके सीरीज में जुड़ा हुआ माना जाता है, और आइडियल अगर है मतलब नॉर्मल जो बैटरी है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वोल्टेज सोर्स का, वो उसके सीरीज में मानते हैं, और अगर आइडियल बैटरी ले रहे हो तो वो कितना मिलेगा आपके पास, जीरो मिलेगा, ठीक है। एंड इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल का मतलब होता है जो कैपिटल आर था, अगर ये आपके पास जीरो है, ये आपके पास जीरो है, तो सर्किट में करंट की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। नॉर्मल सी बात है, करंट का फॉर्मूला हमने देखा था कितना था, यही था, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो कैपिटल आर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो सबसे कम से कम कितना होता है, जीरो होता है, तो इसका मतलब आई की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलेगी व्हेन कैपिटल आर इज जीरो। तो हमारे पास ये कुछ कंडीशंस है। अब नेक्स्ट सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, इससे रिलेटेड जितना थ्योरी हमने आज के लेक्चर में देखी है, सेशन में देखी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड केवल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।